अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शनिंग ऑफ किडनी, या इसको हम फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन भी कह सकते हैं। ये दोनों सिमिलर चीज़ें हैं। तो हमारी बॉडी में किडनी के डिफरेंट फंक्शंस हैं। लाइक किडनी ऑस्मो रेगुलेशन में अपना रोल प्ले करता है। ये हमारी बॉडी में वाटर और साल्ट की अमाउंट को बैलेंस रखता है। सेकंड इसका जो रोल है वो है एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। हमारी बॉडी में जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं, जो नाइट्रोजनियस वेस्ट हैं, स्पेशली यूरिया, यूरिक एसिड, उनको ये बॉडी से रिमूव करने में हमारी मदद करता है। और इसका तीसरा जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो आज का हमारा टॉपिक है, जिसको मेनली डिस्कस किया जाता है, वो है यूराइन फॉर्मेशन, कि किडनी नेफ्रॉन किस तरह यूराइन बनाते हैं। तो यूराइन फॉर्मेशन 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। द फर्स्ट स्टेप इज़ फिल्ट्रेशन, द सेकेंड स्टेप इज़ रीअब्जॉर्प्शन एंड द थर्ड स्टेप इज़ सिक्रीशन। सबसे पहले हम फिल्ट्रेशन को स्टडी करते हैं। फिल्ट्रेशन समझाने के लिए मैं आपको एक फ़्लो चार्ट के ज़रिए दिखाता हूँ कि ब्लड किस तरीके से इंटर होता है हमारी किडनी में, और किस किस जगह पर कहाँ कहाँ से होके वो दोबारा हमारी किडनी से बाहर जाता है। ये देखें, ये आपके सामने एक फ़्लो चार्ट मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक आर्टरी, ये सारा किडनी में सारा का सारा प्रोसेस हो रहा होता है। एक आर्टरी किडनी के अंदर इंटर हो रही होती है। तो जो आर्टरी किडनी के अंदर होती है उसको आप जानते हैं हम रेनल आर्टरी कहते हैं। रेनल आर्टरी जब किडनी के अंदर इंटर होती है तो ये डिवाइड होके बहुत सारे आर्ट्रियोल्स बना देती है। आर्टरी डिवाइड टू फॉर्म मैनी आर्ट्रियोल्स। और फिर ये जो आर्ट्रियोल्स हैं ये जाके नेफ्रॉन के अंदर इंटर होते हैं और वहाँ पर ग्लोमेरुलस बनाते हैं, जिसको हम नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज कहते हैं। आर्टरी, उससे बहुत सारे आर्ट्रियोल बने, उनमें से एक आर्ट्रियोल इस नेफ्रॉन के अंदर आ रहा है, अंदर इंटर हो रहा है ये एक आर्ट्रियोल, और अंदर ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बना हुआ है जिसको हम ग्लोमेरुलस कह रहे हैं। जब ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज दोबारा यूनाइट होता है तो ये एक और आर्ट्रियोल बनाता है जिसको हम इफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। किडनी से, आर्टरी से जो आर्ट्रियोल बने थे वो एफरेंट आर्ट्रियोल हैं, वो नेफ्रॉन के अंदर इंटर होते हैं, और जब ये बाहर आते हैं तो इनको इफरेंट आर्ट्रियोल कहा जाता है। फिर इफरेंट आर्ट्रियोल आगे जाके दोबारा नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज बनाते हैं जिनको हम पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। ये सारा मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। लेकिन एक और चीज़ जो आपने अपने माइंड में रखनी है, वो पिछले लेक्चर में बताते हुए काउंटर हो गई, अपोजिट हो गई थी। वो ये कि एफरेंट आर्ट्रियोल बड़ा होता है। जहाँ से ब्लड इंटर हो रहा है नेफ्रॉन के अंदर, वो बड़ा होता है डायमीटर में, एफरेंट आर्ट्रियोल हम उसे कहते हैं। और जहाँ से ब्लड लीव कर रहा है नेफ्रॉन को, वो छोटा होता है आर्ट्रियोल, और उसको हम कहते हैं इफरेंट आर्ट्रियोल। अब आप देखें, जब एफरेंट आर्ट्रियोल बड़ा है, इट मीन्स पीछे से जो ब्लड आ रहा है वो अमाउंट में ज़्यादा है, और जो इफरेंट आर्ट्रियोल है जहाँ से ब्लड ने बाहर जाना है वो छोटा है। तो यहाँ पर एक ब्लड प्रेशर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जाने का रास्ता छोटा है और आने का रास्ता, आने की अमाउंट ज़्यादा है। तो यहाँ पे इन कैपिलरीज में ब्लड प्रेशर जनरेट हो जाता है। फिर मज़ीद ये कि ये जो अंदर ग्लोमेरुलस है, इनकी वाल्स पोरस हैं। इन कैपिलरीज की एक ख़ासियत है वो ये कि इनकी जो वाल्स हैं वो पोरस हैं, उनमें स्मॉल पोर्स मौजूद हैं। ब्लड प्रेशर होने की वजह से, यहाँ पे ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से, और इन पोर्स की वजह से हमारे ब्लड में मौजूद वाटर, ग्लूकोस, अमाइनो एसिड्स, साल्ट एंड यूरिया इन कैपिलरीज की वाल्स से बाहर निकल आते हैं। लेकिन इन कैपिलरीज की वाल्स से ब्लड सेल्स लाइक रेड ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स बाहर नहीं आ सकती, बिकॉज इन कैपिलरीज की वाल्स के पोर्स से ब्लड सेल्स और प्रोटीन बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि ये पोर्स स्मॉल हैं
और रेड ब्लड सेल्स हो गए या प्रोटीन्स हो गई वो बहुत लार्ज हैं, वो इनसे बाहर नहीं आती। सेकंड ये कि वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, साल्ट और यूरिया को भी इन पोर्स से बाहर आने के लिए एक ख़ास लेवल का प्रेशर चाहिए जिसे हम कहते हैं फिल्ट्रेशन प्रेशर। इन सिंपल ये कि अगर प्रेशर फिल्ट्रेशन प्रेशर के इक्वल होगा या इससे ज़्यादा होगा तभी वेस्ट मटेरियल्स फिल्टर होके ब्लड से इन ग्लोमेरुलस से वाल्स ऑफ कैपिलरीज से बाहर आ पाएंगे, वरना वो नहीं आ पाएंगे। लकीली यहाँ पर यह होता है कि एफरेंट आर्ट्रियोल के बड़ा होने और इफरेंट आर्ट्रियोल के छोटा होने की वजह से एक प्रेशर क्रिएट हुआ होता है। मज़ीद ये कि जो हार्ट बीट का प्रेशर यहाँ तक थोड़ा बहुत पहुँच रहा होता है, ये दोनों प्रेशर मिला के इतना हो जाते हैं कि फिल्ट्रेशन प्रेशर से इनका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, साल्ट और यूरिया आसानी से ग्लोमेरुलस की जो वाल्स हैं उनके पोर्स से बाहर आ जाते हैं। इन पोर्स से बाहर आने के बाद ये जमा होते हैं एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर जो ग्लोमेरुलस के गिर्द मौजूद होता है, जिसको हम बाउमैन्स कैप्सूल कहते हैं। तो अब इन ग्लोमेरुलस से सारे के सारे वेस्ट मटेरियल या जो चीज़ें फ़िल्टर हुई हैं, वाटर, यूरिया एंड अदर थिंग्स, वो यहाँ पे ऐड हो गई हैं, जमा हो गई हैं इन बाउमैन कैप्सूल के अंदर। जब वो इस बाउमैन कैप्सूल में जमा हो जाती हैं तो उसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। इट मीन्स ग्लोमेरुलस से निकला हुआ फिल्ट्रेट। इट इज़ नेम्ड एज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। आपने यहाँ पर एक चीज़ नोट की होगी कि ये जो फिल्ट्रेशन है ये प्रेशर की वजह से हो रही होती है, इसलिए इस फर्स्ट स्टेप को प्रेशर फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है। अब इसके बाद सेकंड स्टेप है फंक्शनिंग ऑफ किडनी का, जिसको हम रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। जो फिल्ट्रेट प्रोड्यूस हुआ है इसमें वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, साल्ट्स, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद हैं, यूज़फुल कंपोनेंट्स हैं और हमने इनको दोबारा रीअब्ज़ॉर्ब करना है बॉडी की नीड के मुताबिक। तो ये सारा प्रोसेस रीअब्ज़ॉर्प्शन कहलाता है और ये सारा का सारा काम रिनल ट्यूब्यूल के अंदर होता है, किडनी के ट्यूबुलर पार्ट में। ये यहाँ से शुरू हो रहा है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनली, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये रीअब्जॉर्प्शन का प्रोसेस इन रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर होता है। बेसिकली यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज्म के ज़रिए रीअब्जॉर्प्शन की जाती है। द फर्स्ट वन इज़ ऑस्मोसिस, द सेकंड इज़ डिफ्यूजन एंड द थर्ड इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये 3 मैकेनिज़म्स यहाँ पर यूज़ होते हैं और इनके ज़रिए रीअब्जॉर्प्शन की जाती है। अब सबसे पहले हम किडनी के पहले पार्ट, रिनल ट्यूब्यूल के पहले पार्ट को देखते हैं, जो है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में वाटर और मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज और साल्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं दोबारा। जो वाटर है ये ऑस्मोसिस के ज़रिए एब्जॉर्ब होता है और जो ग्लूकोज और साल्ट हैं ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए एब्जॉर्ब किए जाते हैं। अब रेनल ट्यूब्यूल का जो सेकंड पार्ट है वो है लूप ऑफ हेनली। लेकिन एक चीज़ आप अपने माइंड में रखें कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में हो जाती है। ऑलमोस्ट जो चीज़ें बच जाती हैं वो यूराइन में ही जाकर शामिल होती हैं। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मेन रोल प्ले करता है रीअब्जॉर्प्शन में। अब इसके बाद है लूप ऑफ हेनली। ये देखें, ये आपके सामने लूप ऑफ हेनली बना हुआ है। इसका जो एक लिम्ब है, जो एक साइड है, जिसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, और जो दूसरी साइड है जो थोड़ी सी थिक है, इसको हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब। इन दोनों लिम्ब्स के अपने अपने फंक्शन हैं। जो डिसेंडिंग लिम्ब है वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में अपना रोल प्ले करता है, जबकि जो असेंडिंग लिम्ब है वो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट में सोडियम आयन की रीअब्जॉर्प्शन में अपना रोल प्ले करता है। एक्चुअली होता ये है
कि ये जो असेंडिंग लिम्ब है इसके अंदर सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस मौजूद होते हैं। तो ये सोडियम आयंस को बाहर जाने देता है। अच्छा, बाहर ये जो फ्लूइड मौजूद है इसे कहते हैं किडनीज इंटरस्टिशियम। यहाँ पे इसके इर्द गिर्द वासा रेक्टा की फॉर्म में एक नेटवर्क भी होता है कैपलरीज का। लेकिन ये जो बीच में जगह है जहाँ पे कैपलरीज नहीं है जिसके गिर्द, तो जब ये बाहर निकलता है ये इंटर होता है किडनी इंटरस्टिशियम के अंदर। जब सोडियम आयंस बाहर जाता है तो क्लोराइड आयंस जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो भी उसके साथ खुद ब खुद बाहर चला जाता है। लेकिन सोडियम आयन को बाहर निकालने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और एक्टिव ट्रांसपोर्ट यहाँ पे होती है सोडियम को बाहर निकालने के लिए, जबकि क्लोराइड उसके पीछे खुद ब खुद आ जाता है बिकॉज अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स। सोडियम आयन बाहर आएगा, क्लोराइड भी बाहर आ जाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं, ये भी हम कह सकते हैं कि सोडियम आयन बाहर आता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि इस पार्ट में रीएब्जॉर्प्शन ऑफ साल्ट होती है बिकॉज Na और Cl NaCl बनाते हैं जो कि एक साल्ट है। अब जो थर्ड पार्ट है वो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पर भी वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होती है। ये जितने भी हमने पार्ट्स देखे हैं, पढ़े हैं, इनमें हमने एक चीज़ देखी है कि ज़्यादातर पार्ट्स में रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो रही है, लेकिन ये रीएब्जॉर्प्शन नीड के मुताबिक होती है। अगर हमारी बॉडी में वाटर की डेफिशिएंसी है तो ये रीएब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बट अगर वाटर हमारी बॉडी में अच्छी खासी अमाउंट में मौजूद है तो ये रीअब्जॉर्प्शन रुक जाएगी और जो ज़्यादा वाटर है वो यूराइन का हिस्सा बनेगा और यूराइन डाइल्यूट होगा। अब जो तीसरा पार्ट है इसका यूराइन फॉर्मेशन का वो है ट्यूबुलर सिक्रीशन। देखें, जब हम ग्लोमेरुलस वाले पार्ट को डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पे हमें ये पता चला था कि जो वॉल्स ऑफ ग्लोमेरुलस हैं उनके जो पोर्स हैं वो छोटे हैं, वहाँ से सारी चीज़ें अंदर नहीं आ सकती। रेड ब्लड सेल्स भी अंदर नहीं आ सकते बिकॉज अगर रेड ब्लड सेल्स अंदर आ सकते होते तो हमारे यूराइन का कलर रेड होता, बट वो पिगमेंट्स की वजह से येलोइश कलर होता है। तो इसका मतलब ये है कि रेड ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स उसके अंदर नहीं आती। अब कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जो कि हैं तो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह, हार्मफुल, लेकिन वो भी इन पोर्स के छोटा होने की वजह से फ़िल्टर नहीं हो सकती या बहुत कम फ़िल्टर होती हैं और ग्लोमेरुलस से बाउमैन कैप्सूल में जमा नहीं होती। तो उनके लिए एक और चेक पोस्ट, एक और पॉइंट बनाया गया है और वो पॉइंट है, आप यूँ समझ लें कि उनको दोबारा यहाँ पर रेनल ट्यूब्यूल वाले पार्ट में इंटर किया जाता है, फिर से बाहर से दोबारा रेनल ट्यूब्यूल में इंटर किया जाता है। अब देखें, जब अंदर की चीज़ें वाटर, सोडियम आयन नेफ्रॉन से बाहर किडनी इंटरस्टिशियम में जा रहा होता है तो इसको हम रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं, लेकिन जब बाहर की चीज़ें अंदर आ रही होती हैं तो उनको हम सिक्रीशन कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में शामिल नहीं होती, इन कैपिलरीज की वाल से बाहर नहीं आती, बल्कि हमें उनको दोबारा सिक्रीट करना पड़ता है इन ट्यूब्यूल्स की वाल्स के अंदर। उनमें हाइड्रोजन आयंस शामिल हैं, उनमें पोटाशियम आयंस शामिल हैं, उनमें ड्रग्स शामिल हैं। बाज़ औक़ात यूरिया भी सही तरीके से अंदर सारी इंटर नहीं होती तो उसको भी दोबारा इन्हीं ट्यूब्यूल्स के अंदर सिक्रीट किया जाता है, बाहर से अंदर दाखिल किया जाता है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि इससे हमारे ब्लड की पीएच मेंटेन हो जाती है। हमारे ब्लड की जो पीएच है वो 7.35 टू 7.45 है। हमारा ब्लड स्लाइटली बेसिक है और जब ये हाइड्रोजन आयंस अंदर इंटर होते हैं तो जो यहाँ पे फिल्ट्रेट बना हुआ होता है, जो यूराइन बन रहा होता है, एक्चुअली यूराइन थोड़ा सा एसिडिक होता है, तो उन हाइड्रोजन आयन, पोटाशियम आयन और इनके आने की वजह से जो यूराइन है वो भी अपनी पीएच एसिडिक में आ जाता है और जो ब्लड है उसकी पीएच भी स्लाइटली बेसिक हो जाती है। इट मीन्स इससे दोनों को फ़ायदा होता है, यूराइन भी अपनी पीएच नॉर्मलाइज कर लेता है और ब्लड भी अपनी पीएच नॉर्मलाइज कर लेता है। सो ट्यूबुलर सिक्रीशन is the third step in the formation of urine in which ions
creatinine and urea are secreted from blood into the filtrate, वो filtrate जो इन tubules के अंदर मौजूद होता है. It is done to maintain the pH of blood, या इससे filtrate की pH भी maintained होती है. अब हम इस सारे प्रोसेस ऑफ यूराइन फॉर्मेशन को एक दफ़ा इस डायग्राम से अगेन देखते हैं. देखें, ब्लड यहाँ से एफरेंट आर्ट्रियोल के ज़रिए इंटर होता है, ग्लोमेरुलस में इफरेंट आर्ट्रियोल के ज़रिए बाहर जाता है. जो एफरेंट आर्ट्रियोल है उसका डायमीटर ज़्यादा है, जो इफरेंट आर्ट्रियोल है उसका डायमीटर कम है. इस वजह से यहाँ पर एक प्रेशर जनरेट हो जाता है. मज़ीद ये कि जो यहाँ पे कैपिलरीज़ हैं उनकी जो वाल्व्स हैं उनमें भी पोर्स मौजूद हैं. अब इस प्रेशर की वजह से और उन पोर्स की वजह से जो यहाँ पे वाटर, अमाइनो एसिड, यूरिया और साल्ट, ग्लूकोज ये यहाँ से बाहर निकाल आते हैं और इस बाउमैन कैप्सूल के अंदर जमा हो जाते हैं. तब ये जमा हो जाते हैं बाउमैन कैप्सूल में तो हम इनको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं. अब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बाउमैन कैप्सूल से आगे ट्यूबुलर सिस्टम में जाता है. जो फिल्ट्रेशन का अमल है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है. जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता है, बाउमैन कैप्सूल में जमा हो जाता है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन का अमल कंप्लीट हो जाता है. अब इसके बाद जो प्रोसेस शुरू होता है वो है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का या रीएब्जॉर्प्शन का स्टेप. इस स्टेप में जो ये पहला पार्ट है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पर मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज और साल्ट एब्जॉर्ब हो जाता है और वाटर की भी काफ़ी सारी अमाउंट यहाँ पे एब्जॉर्ब होती है. जो साल्ट है, ग्लूकोज है, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए एब्जॉर्ब होता है और वाटर ऑस्मोसिस के ज़रिए एब्जॉर्ब होता है. मैं अब आपको एग्जांपल देता हूँ. लाइक यहाँ पर सोडियम आइंस, क्लोराइड आइंस और H2O मौजूद हैं. तो सबसे पहले ये होगा, हमारी बॉडी को सोडियम की ज़रूरत है, तो यहाँ से सोडियम आयन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए बाहर आएगा. जब सोडियम आयन बाहर आएगा तो उसके पीछे क्लोराइड आयन डिफ्यूजन के ज़रिए वो भी बाहर आ जाएगा. बस हमें सोडियम आयन को बाहर लाने के लिए एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी, क्लोराइड आयन खुद ब खुद डिफ्यूजन के ज़रिए बाहर आएगा. तो अब साल्ट बाहर चला गया है, तो हमने पढ़ा है कि जिस साइड पे साल्ट जाता है कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए वाटर भी उसके पीछे जाता है. तो यहाँ से वाटर भी बाहर आ जाएगा जिसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं. सिर्फ हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए क्लोराइड आयन, सोडियम आयन को बाहर निकालना है, क्लोराइड आयन डिफ्यूजन के ज़रिए आएगा और वाटर ऑस्मोसिस के ज़रिए बाहर आ जाएगा. ये है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. यहाँ पे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो जाती है. बाकी जो कुछ चीज़ें रह गई हैं वो जाके अब्जॉर्ब होती हैं लूप ऑफ हेनली में. अब जो लूप ऑफ हेनली का एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली, यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब होता है. जबकि जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली है, इसका दूसरा नाम है थिक लूप ऑफ हेनली. यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सोडियम आयन या साल्ट एब्जॉर्ब होते हैं. लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि जो सोडियम आयन है ये एक हार्मोन की वजह से जो है एब्जॉर्ब होता है, उसका नाम है एल्डोस्टेरोन. ये एल्डोस्टेरोन एड्रीनल कॉर्टेक्स से रिलीज होके आता है, जो कि किडनी का आउटर पार्ट है, एड्रीनल कॉर्टेक्स. वहाँ से एल्डोस्टेरोन यहाँ आता है और इधर एल्डोस्टेरोन की वजह से सोडियम आयन को बाहर निकाला जाता है किडनी इंटरस्टिशियम के अंदर. अगर ये हार्मोन ना आए तो सोडियम की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, साल्ट की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी. इसके बाद जो अगला पार्ट है, अगला हिस्सा है डिस्टिल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. यहाँ पर भी वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होती है. अब आप देखें कि सेलेक्टिव पार्ट में सेलेक्टिव चीज़ों की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है रेनल ट्यूब्यूल के अंदर, इसलिए इसको सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन भी कहा जाता है.
और हमारी जो रीनल ट्यूब्यूल है ये 99% ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत रखती है। अब जो तीसरा स्टेप है यूराइन फॉर्मेशन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसको ट्यूबुलर सिक्रीशन कहा जाता है। ट्यूबुलर सिक्रीशन, इसके ज़रिए पीएच को मेंटेन किया जाता है। इसमें होता ये है कि कुछ चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं हमारे ब्लड में एज अ वेस्ट मटेरियल मौजूद है, लाइक हाइड्रोजन आइंस, पोटाशियम आइन, ड्रग्स हो गई, या यूरिया बाज़ात यहाँ से अंदर इंटर नहीं हुई, तो उनको किसी और जगह से हमने इंटर करना होता है इस रीनल ट्यूब्यूल के अंदर, और उनको इंटर किया जाता है ट्यूबुलर सिक्रीशन के ज़रिए। देखें, अगर कोई चीज़ इन ट्यूब्यूल से बाहर निकल रही हो तो उसको हम रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं, लेकिन अगर कोई बाहर की चीज़ अंदर आ रही हो तो उसको हम सिक्रीशन कहते हैं, क्योंकि वो आइंस, वो ड्रग्स, वो पोटाशियम आइन, वो हाइड्रोजन आइन जो यहाँ से फिल्टर नहीं हो सके थे, वो इन पार्ट से, किडनी के इंटरस्टिशियम से दोबारा ब्लड वेसल्स से दोबारा इंटर होते हैं इन रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर, इन ट्यूबुलर पार्ट्स के अंदर। इसलिए हम इसको ट्यूबुलर सिक्रीशन कहते हैं। और ये जैसा मैंने आपको बताया है हार्मफुल चीज़ों पर, हार्मफुल आइंस पर मुश्तमिल होते हैं। तो जब ये इंटर होते हैं तो इससे ब्लड की पीएच नॉर्मलाइज हो जाती है और ब्लड स्लाइटली बेसिक होता है, ब्लड की पीएच नॉर्मल हो जाती है 7.35 टू 7.45, और जो यूराइन बन रहा है इसकी पीएच स्लाइटली एसिडिक होती है, जो कि इन चीज़ों के आने की वजह से अपनी नॉर्मल हालत में एसिडिक हालत में आ जाती है। अब इन तीनों स्टेप्स के बाद फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और ट्यूबुलर सिक्रीशन के बाद जो फिल्ट्रेट बच जाता है उसको हम यूराइन कहते हैं, और वो इंटर हो जाता है कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर। अब कलेक्टिंग डक्ट्स के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने एक और सिस्टम रखा है, एक और निज़ाम रखा है। वो ये कि अगर अभी भी हमारी बॉडी में वाटर डेफिशिएंसी है और हमने वाटर को कंजर्व करना है, तो हमारे स्कल के अंदर से, हमारे ब्रेन के करीब से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, उसके पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से एक हार्मोन रिलीज होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसको वैसोप्रेशन भी कहा जाता है। ये वहाँ से रिलीज होके स्पेशल इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स तक, कलेक्टिंग डक्ट्स तक आता है और यहाँ पे अगेन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करवाता है, और इससे वाटर कंजर्व होता है हमारी बॉडी में। लेकिन ये उस वक्त होगा जब हमारे पास वाटर की डेफिशिएंसी होगी, जब हमें वाटर चाहिए, जब हमने वाटर को कंजर्व करना है। अगर नॉर्मल सिचुएशन में है, वाटर हमारे अंदर अच्छी अमाउंट में मौजूद है, तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन या वैसोप्रेशन रिलीज नहीं होगा। ये जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब से रिलीज होता है और स्पेशल वहाँ से यहाँ तक किडनी तक आता है। ग्लैंड्स का जो हार्मोन्स हैं उनका यही फ़ायदा होता है कि वो रिलीज़ कहाँ पर होते हैं और अपना इफ़ेक्ट कहाँ पर आकर शो करते हैं, बहुत दूर उस जगह से जहाँ से वो रिलीज़ होते हैं। आई होप सो कि इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि नेफ्रॉन में यूराइन फॉर्मेशन किस तरह होती है, वाटर को किस तरह कंजर्व किया जाता है, जो यूज़फुल सब्सटेंसेस फिल्ट्रेट से बाहर निकलते हैं उन्हें किस तरह दोबारा वापस ले जाया जाता है, और जो चीज़ें फिल्ट्रेट्स के ज़रिए फ़िल्टर होके नहीं आ सकती और हार्मफुल हैं उनको दोबारा किस तरह रेनल ट्यूब्यूल में इंटर किया जाता है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो और आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इंशाल्लाह आपको उसका आंसर मिलेगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।